Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is William Blake. William Blake first generation romantic poet the. Blake, Wordsworth, Coleridge, Southey, they all belong to first generation romantic poetry. And in fact, William Blake is called the forerunner of romantic poetry because वो Wordsworth, Coleridge इन सब से ही senior थे and he is called forerunner of romantic poetry. सो इनका लाइफ स्पैन था 1757 टू 1827. दैट मीन्स 69 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन था. ही वॉज पोएट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर. पेंटर एंड प्रिंट मेकर वो तो इनका प्रोफेशन था, पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग. जबकि एज अ पोएट ही वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. उनको लाइफ टाइम में एज अ पोएट तो कोई पहचान थी ही नहीं, उनको कोई नहीं पहचानता था. So, in fact, he was considered mad, insane by his contemporaries. उनके जितने भी contemporaries थे, इनको विलियम ब्लेक को mad और insane कहते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि उनका थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है. वो अपनी एक्सेंट्रिसिटीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे. सो एज अ पोएट ही वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. जबकि इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ये सभी अपने लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे. ब्लेक को वो रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं मिली थी. एंड आफ्टर हिज डेथ, ब्लेक की डेथ के भी काफी सालों बाद इनको रिकॉग्निशन मिली. एंड इन 2002 ब्लेक वॉज प्लेस्ड एट नंबर 38 इन BBC पोल ऑफ 100 ग्रेट ब्रिटॉन्स. सो BBC पोल हुए 100 ग्रेट ब्रिटॉन्स के एंड ब्लेक को 38 पोजीशन मिली. सो अपनी डेथ के भी काफी टाइम बाद उनको रिकॉग्निशन मिली एज अ पोएट. ब्लेक इज कॉल्ड विजनरी पोएट ऑफ रोमांटिक एज. रोमांटिक एज के विजनरी पोएट अगर पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, देन विलियम ब्लेक को कहा जाता है. विजनरी पोएट वो पोएट होता है जो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है इन वर्ड्स एज वेल एज इन इमेजेस. सो वो अपनी पोएट्री तो लिखते थे, बट साथ ही साथ उस पोएट्री को एक्सप्रेस करने के लिए वो इमेजेस भी ड्रॉ करते थे. जैसा कि मैंने बताया दैट ही वॉज प्रोफेशनली पेंटर एंड प्रिंट मेकर. तो वो अपने हिसाब से पोएट्री को प्रिंट करते थे, अपने हिसाब से पोएट्री के आसपास उसको एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग भी करते थे. सो ही इज कॉल्ड विजनरी पोएट ऑफ रोमांटिक एज, क्योंकि उनमें ये कला थी, प्रिंटिंग की, प्रिंट मेकिंग की कला थी. तो वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते थे वर्ड्स एंड इमेजेस में. He spent his life, especially final years, in poverty. So पूरी लाइफ में वो मतलब पॉवर्टी में ही रहे एंड स्पेशली फाइनल ईयर्स में तो वो पॉवर्टी में ही रहे. He was religious person, committed Christian. He attended school up to 10 years of age, enrolled in drawing classes at 10 years of age. So 10 साल तक उन्होंने स्कूलिंग की जिसमें उन्होंने बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग सीखी. एंड आफ्टर 10 years उन्होंने घर में ही पढ़ाई अपनी जारी की अपने मदर के साथ. एंड एट द एज ऑफ 10 years जब उन्होंने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ी तो उन्होंने ड्राइंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया. एंड बड़े होकर वो वही पेंटर एंड प्रिंट मेकर बने. सो प्रोफेशनली जैसा कि मैंने आपको बताया ही वॉज प्रिंट मेकर. तो ही वॉज एंग्रेवर. एक्चुअली प्रिंट मेकर की ओल्डेस्ट टेक्निक, प्रिंट मेकिंग की ओल्डेस्ट टेक्निक है एंग्रेविंग. एंग्रेविंग एक ओल्डेस्ट फॉर्म है. So he was engraver especially. So engraving में होता है कि एक प्लेट ली जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉपर प्लेट ली जाती है, तो उसमें एंग्रेविंग की जाती है या उसमें खुदाई किया जाता है, कुछ खुरच के लिखा जाता है और साथ साथ उसमें ड्राइंग भी की जाती है. जो मतलब राइटर को जो अपने पेज में चाहिए, एक राइटिंग चाहिए और जो ड्राइंग चाहिए, वो उसमें कॉपर प्लेट में खुरच के वो लिखता है, खोद के लिखता है. सो उसमें कुछ एसिड्स लगाई जाती हैं, कुछ उसमें इंक लगाई जाती है एंड पेपर को उस कॉपर प्लेट के ऊपर रखा जाता है एंड उस पेपर में वो सब कुछ छप जाता है जो उस कॉपर प्लेट में एंग्रेव किया जाता है. सो बेसिकली प्रोफेशनली ही वॉज एंग्रेवर. सो लाइफ टाइम में उनकी अर्निंग एंग्रेविंग से ही थी. उनके जो फर्स्ट बायोग्राफर थे वो थे अलेक्जेंडर गिलक्रिस्ट. ही मैरिड कैथरीन बाउचर जो कि इलिटरेट वुमन थी एंड ही टॉट हर टू रीड, राइट, ट्रेंड हर इन एंग्रेविंग, जो उनकी हेल्प करती थी बाद में इल्यूमिनेटेड पोइट्री में.
इल्यूमिनेटेड पोइट्री लिखने में उनकी हेल्प करती थी। अब ये इल्यूमिनेटेड पोइट्री क्या होता है? इल्यूमिनेटेड पोइट्री वही पोइट्री होती है जिसमें पोइट्री तो लिखी होती है, साथ साथ ड्राइंग्स भी साथ साथ उसको एक्सप्रेस करने के लिए बनाई जाती है। सो इल्यूमिनेटेड पोइट्री या फिर विजनरी पोएट्री एक ही बात है। सो ये इल्यूमिनेटेड पोएट्री वर्ड्स, विजनरी पोएट्रीज, ये सब लिंक्ड है विलियम ब्लेक से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट ही रोट प्रोफेटिक बुक्स। वो प्रोफेटिक बुक्स लिखा करते थे। प्रोफेटिक मीन्स माइथोलॉजिकल बुक्स। बहुत सारी माइथोलॉजीज हैं, ग्रीक माइथोलॉजी, बिब्लिकल माइथोलॉजी, बट वो प्रोफेटिक बुक्स लिखा करते थे जिसमें वो अपनी माइथोलॉजी उन्होंने खुद क्रिएट की हुई थी, अपनी माइथोलॉजी उन्होंने खुद बनाई हुई थी। सो इन्वेंटेड माइथोलॉजी हुआ करती थी विलियम ब्लेक की, जिसको हम कहते हैं माइथोपेइया। माइथोपेइया इज इन्वेंटेड माइथोलॉजी। सो विलियम ब्लेक अपनी ही माइथोलॉजी बनाते थे इन बुक्स में। सो प्रोफेटिक बुक्स लिखने के लिए भी विलियम ब्लेक बहुत ज्यादा फेमस थे। ही हैड विजन्स फ्रॉम एन अर्ली एज। ये कहा जाता है कि उनको अर्ली एज से ही विजन, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखते थे। फॉर एग्जाम्पल 4 years की एज में उनको गॉड दिखे। ही सॉ गॉड पुट हिज हेड टू द विंडो। गॉड को देखा जो विंडो में जिन्होंने अपना सिर रखा हुआ है। 9 years की एज में उन्होंने ट्रीज देखा विच वॉज फिल्ड विद एंजल्स। एंड व्हेन हिज ब्रदर डाइड, जब उनके ब्रदर की डेथ हुई, ही सॉ हिज ब्रदर स्पिरिट टॉट हिम प्रिंटिंग मैथड दैट ही यूज्ड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो उन्होंने अपने ब्रदर की स्पिरिट देखी जो उनको टीच करते थे डिफरेंट मैथड ऑफ प्रिंटिंग, और वही मैथड ऑफ प्रिंटिंग इन्होंने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में यूज किए थे। सो उनको ये भी कहा जाता है कि ही हैड विजन्स फ्रॉम एन अर्ली एज। He believed in free love. In fact, he is called the forerunner of free love with Mary Wollstonecraft and William Godwin. Mary Wollstonecraft and William Godwin जो मैरी शेली के फादर थे, ये दोनों भी फ्री लव में बिलीव करते थे। एंड विलियम ब्लेक ऑल्सो बिलीव्ड इन फ्री लव। इससे पहले मैं पीबी शेली पर एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें भी मैंने आपको बताया कि पीबी शेली ऑल्सो बिलीव्ड इन फ्री लव। सो ये था विलियम ब्लेक के बारे में। अब हम इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला वर्क जो विलियम ब्लेक था वो था पोएटिकल स्केचेस, 1783 में पब्लिश हुआ। सो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम ब्लेक का फर्स्ट वर्क कौन सा था? तो पोएटिकल स्केचेस विलियम ब्लेक का फर्स्ट वर्क था। इसमें 19 लिरिक पोएम्स थी। एडवर्ड किंग द थर्ड एक ड्रामेटिक फ्रेगमेंट है, ड्रामा का कुछ फ्रेगमेंट है एडवर्ड किंग द थर्ड। प्रोलोग हैं कई सारे, जैसे एडवर्ड द फोर्थ का और किंग जॉन का प्रोलोग है। बैलेड है अ वार सॉन्ग ऑफ इंग्लिशमैन। 3 प्रोज पोएम्स भी हैं, द काउच ऑफ डेथ, कंटेम्पलेशन, सैमसन। सो पोएटिक स्केचेस एक तरह से मिला जुला है, जिसमें ड्रामा भी है, प्रोलोग भी है, बैलेड भी है, प्रोज पोएम्स है, लिरिक पोएम्स भी हैं। सो इनका ये फर्स्ट वर्क था पोएटिकल स्केचेस। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पोएटिकल स्केचेस जब की बुक में शुरू में एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है। एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि कंटेंट्स विलियम ब्लेक के द्वारा तब लिखे थे जब ये छोटे थे, 12th ईयर में थे और 20th ईयर में अपनी एज के में थे। तो छोटी एज में इन्होंने लिखे थे और उसमें लिखा है कि इफ देयर इज एनी इरेगुलरिटी और डिफेक्ट देन इट शुड बी फॉरगिवन। सो एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ है। अब हम आते हैं इनका नेक्स्ट वर्क, ऑल रिलीजन्स आर वन, 1788 एंड देयर इज नो नेचुरल रिलीजन, 1788। ये भी दोनों ये वर्क्स पब्लिश हुए थे। ये एक्चुअली एफोरिज्म्स हैं बाय विलियम ब्लेक। एफोरिज्म्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं या वो वर्क्स होते हैं जो यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं। तो ये यूनिवर्सली ट्रुथ ही है कि ऑल रिलीजन्स आर वन, देयर इज नो नेचुरल रिलीजन। तो इन पे इन्होंने वर्क लिखा था। He experimented with relief etching. Relief etching is again kind of a print making की एक टेक्निक होती है। तो इसमें इन्होंने रिलीफ इचिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर कह सकते हैं एंग्रेविंग इन्होंने फर्स्ट टाइम इसमें एक्सपेरिमेंट की थी। एंड इनके बाद जितने भी वर्क्स आए इन्होंने उन वर्क्स को इल्यूमिनेटेड पोएट्री में किया, एंग्रेविंग से काम किया। जैसे मैंने बताया था कॉपर प्लेट में एसिड्स वगैरह डाल के फिर उसके ऊपर पेपर रखा जाता है और पेपर में वही का वही प्रिंट हो जाता है। तो आगे के जितने भी वर्क्स हैं उनके सारे इल्यूमिनेटेड पोएट्री हैं, जिसमें आइडियाज भी हैं
वर्ड्स में भी है एंड पेंटिंग में भी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विलियम ब्लेक के बहुत फेमस वर्क है. इन्हीं वर्क्स के लिए इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा फेमस है. सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1789 में, एंड उनके 5 साल बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश होता है 1794 में. एंड इनफैक्ट 1794 में ही वो एक ही बुक बना देते हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस. तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में 19 पोएम्स होती है एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में 26 पोएम्स होती हैं. एंड ये जो बुक है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसका सबटाइटल है शोइंग द टू कंट्रैरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल. तो इसमें कॉन्ट्रैरी स्टेट्स दिखा रखी है ह्यूमन सोल की. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एक बच्चे की नजर से देखा गया है, एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो एडल्ट पर्सन है, जो अपनी लाइफ में जो सफरिंग्स देखता है, उसकी नजर से सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है. सो इसका सब टाइटल जरूर आ सकता है, तो सब टाइटल को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए. तो जैसा मैंने बताया, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में 19 एंड 26 पोएम्स हैं. तो ये पोएम्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द चिमनी स्वीपर, जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में भी है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में भी है. द टाइगर, लैम, द सिक रोज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको इन सब पोएम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि ये किस में है, कि ये पोएम किस में है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में है या सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में है. जैसे सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में जैसे द सिक रोज ये सब है, बट जैसे द एंजल, लंदन, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से सॉन्ग में है. अगेन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. ये 26 पेजेस का वर्क है इनका. इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस पोएम से है, रिंट्राच रोज एंड शेक्स हिज फ्रेज इन द बर्डेंट. तो ये कुछ इस तरह से इंट्रोडक्शन दी हुई है. इसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जैसे कि मिल्टन वॉज ए ट्रू पोएट एंड बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर बताया कि मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. तो ये वर्क पूछा जाता है कि ये किसके लिए बोला गया है. मिल्टन के लिए बोला है, पैराडाइज लॉस्ट के लिए बोला है. विलियम ब्लेक ने कहा है इन हिज वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल. एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, विदाउट कॉन्ट्रैरीज इज नो प्रोग्रेशन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, रीजन एंड एनर्जी, लव एंड हेट आर नेसेसरी टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इसमें उन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक हेवन एंड हेल को एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी कहा जाता है, ऑपोजिट कहा जाता है. बट इन्होंने ये कहा है हेवन की अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि हेल नहीं है. सो हेवन एंड हेल एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का होना ही इंपॉर्टेंट है. सो इन एक बात उन्होंने ये बताई है, इविल इज द एक्टिव स्प्रिंगिंग फ्रॉम एनर्जी, गुड इज हेवन, एविल इज हेल. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कोट है जो इसी में से ली गई है. सो इसमें कुछ प्रोवर्ब्स ऑफ हेल हैं, जैसे इसमें विलियम ब्लेक वो अपने जाते हैं हेल में जाते हैं और वो प्रोवर्ब्स ऑफ हेल बताते हैं कि रोड्स ऑफ एक्सेस लीड टू द पैलेस ऑफ विजडम, द टाइगर ऑफ रेथ आर वाइजर देन द हॉर्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं हेल की जो इस मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम ब्लेक का. सो इसमें यही बताया है कि गुड एंड इविल आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी एंड बोथ आर नीडेड टू कीप वर्ल्ड गोइंग. सो इसमें एक्चुअली ब्लेक जाते हैं, उस हेल को विजिट करते हैं और तब वो प्रोवर्ब्स ऑफ हेल लिखते हैं. सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विलियम ब्लेक वॉज फेमस फॉर राइटिंग प्रोफेटिक बुक्स, माइथोलॉजिकल बुक्स. तो उन्होंने काफी सारी माइथोलॉजिकल बुक्स लिखी हैं. सो ये सारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है मिल्टन अ पोयम इन 2 बुक्स, जेरूसलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. सो ये प्रोफेटिक बुक्स हैं विलियम ब्लेक की. नॉर्थरॉप फ्राई जो कि अमेरिकन क्रिटिक है, इन्होंने लिखा है व्हाट इज इन प्रोपोर्शन टू इट्स मेरिट द लीस्ट रेड बॉडी ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो उन्होंने नॉर्थरॉप फ्राई ने यही कहा है कि जितना उन्होंने प्रोफेटिक बुक्स में इतनी
ज़्यादा अच्छी माइथोलॉजीज लिखी हुई हैं, इतने अच्छे से इन्होंने काम किया हुआ है, तो उस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज की पोएट्री में उनको इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा जितना कि इनके वर्क्स की मेरिट्स हैं. सो एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम, ये प्रिफेस है. उन्होंने एक एपिक लिखा था, मिल्टन अ पोयम इन 2 बुक्स. तो एंड डिड दीज फीट इन एंशिएंट टाइम, तो ये एक तरह से एपिक है मिल्टन का. मिल्टन अ पोयम इन 2 बुक्स में ये प्रिफेस की तरह यूज किया गया है. सो ये इनके कुछ वर्क्स हैं, और खास तौर पे ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो एपिक लिखा था मिल्टन, वो कितनी बुक्स में है. तो इनके सबटाइटल से ही पता लग जाता है कि इट इज अ पोयम इन 2 बुक्स. तो इनके सब